हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स या समतल प्रगामी तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। समतल प्रगामी तरंगें या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। जब किसी माध्यम में समतल प्रगामी तरंगें संचरित होती हैं तो किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, परंतु कंपन की कला एक कण से दूसरे कण पर बदलती जाती है। यदि माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करें तो इस तरंग को सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। यहाँ देखिए, सरल आवर्त प्रगामी तरंगें की जो फार्मूला है, मतलब समीकरण है, ये है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n ब्रैकेट t माइनस एक्स अपान वी, या y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लैम्डा। जैसी ज़रूरत वैसा हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया है। उपरोक्त जो ये भी प्रगामी तरंगों का समीकरण है, तीनों का तीनों जो है वो सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। दो बिंदुओं के बीच कलांतर तथा पथांतर में संबंध। डेल्टा फाई को हम कलांतर और डेल्टा एक्स को पथांतर कहते हैं, क्योंकि पथ जो है वो मीटर में होता है, हम एक्स को हम ज़्यादातर डिस्टेंस में लेते हैं, और फाई जो है वो कलांतर है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन हो गया। या इसको हम ये कह सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आवर्त काल के पश्चात कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो प्रारंभ में थी। जैसे भी एक आवर्त काल हुआ, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, तुरंत ही वो अपनी प्रारंभिक कला में आ जाता है। आगे चलते हैं। तरंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव। किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे हम तरंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव्स कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग की संचरण की दिशा अगर ये है तो इसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल में, अगर एक क्षेत्रफल इतना लिया गया, एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है बाहर से, उसे हम तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल अपान मीटर स्क्वायर सेकंड, या वाट पर मीटर स्क्वायर कहेंगे, या जूल बटे सेकंड को हम वाट कहते हैं। आगे चलते हैं। तीव्रता व आयाम में संबंध। तो I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये हो जाती है तीव्रता और आयाम में संबंध। आगे चलते हैं। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है, ये तरंग चल रही है, ये मिल रहा है, बाद में परिणामी मिल रहा है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो अलग अलग जो है मतलब तरंगों द्वारा जो विस्थापन वो तय करते हैं उनका सदिश योग के बराबर होगा। यदि तरंगें बहुत बड़े आयाम की है, जैसे लेज़र रेज, जो लेज़र तरंगें होती है उनका आयाम बड़ा बड़ा होता है, तो उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत न केवल यांत्रिक तरंगों के लिए सत्य है बल्कि विद्युत चुंबकीय यानी प्रकाश तरंगों के लिए भी सत्य है। यानी सुपर इम्पोज जो है सुपर पोजिशन होती है वो दोनों के लिए, यांत्रिक तरंगों के लिए और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। लेकिन एक बात है
कि वो बड़ी आयाम के लिए नहीं होंगी। आगे चल गए हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने इसको 1675 में 1675 ईस्वी में दिया था। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म व हल्के अदृश्य कण निकलते हैं जिसे हम कणिकाएं कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखाओं में चलती हैं व अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। कणिकाएं जो होती हैं वेग प्रकाश के वेग से ही सारी दिशाओं में चलती हैं और वो भी सरल यानी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और अपने साथ एक गतिज ऊर्जा भी लेके चलेंगी, क्योंकि बिना गतिज ऊर्जा के वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगी। फिर विभिन्न रंग के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न साइज़ों की होती हैं। सारी जो अगर उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी साइज़ की जो प्रकाश रंग वाले मतलब विभिन्न रंगों के जो प्रकाश होती हैं उनकी सारी जो कणिकाएं होती हैं सबकी भिन्न भिन्न साइज होती है। आगे चलते हैं कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का सघन माध्यम में उनके अनुसार कणिका सिद्धांत के अनुसार न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो सघन माध्यम में वेग होता है वो विरल माध्यम में वेग की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रकाश का सघन माध्यम में जो है वो वेग कम हो जाता है, लेकिन यहाँ कणिका सिद्धांत के अनुसार ऐसा होना चाहिए। आगे चलते हैं तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट, ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण जो भी कंपन कर रहे हों समान कला में हो, समान फेज में हो, उन्हें तरंगाग्र कहते हैं, उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। हमेशा जो है वो तरंगाग्र जो होगा वो संचरण की दिशा के लंबवत होगा। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा, अगर स्रोत रेखीय है तो तरंगाग्र बेलनाकार होगा। आगे चलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अब उन्होंने कहा हाइगेंस ने कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अब हाइगेंस ने जब माध्यम की बात कह दी तो हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम की बात कल्पना भी की जिसको हम ईथर कहेंगे। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत चलती है, ओनली समांग माध्यम। आगे चलते हैं हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य माना तथा अतः जब अनुदैर्घ्य उनको मान लिया प्रकाश तरंगों को तो उससे क्या हुआ कि प्रकाश तरंग जो है वो ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए उनके। अब कैसे ध्रुवण की व्याख्या करें, क्योंकि वो जो है अब उस मोशन में चल रहे हैं, मतलब उसके पैरेलल उसी की दिशा में चल रहे हैं, संचरण की दिशा में ही, तो ध्रुवण संभव ही नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेजनल ने यह माना कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं। बाद में ये फ्रेजनल आए, उन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं अनुदैर्घ्य नहीं होती हैं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं, यानी इनके जो कंपन होते हैं वो हमेशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर फ्रेजनल ने प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की, यानी अगर जो ध्रुवण की व्याख्या किसने की तो फ्रेजनल ने की थी। प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है वह अपने ही समय में निर्वात में nd दूरी तय कर लेगी, ठीक है, वही काम उसमें भी होगा। आगे चलते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये हो जाती है लैम्डा w जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी लैम्डा अपान में n, जहाँ n की अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो लैम्डा घट जाएगी। अगर उसका जो अपवर्तनांक हो n जो है 1 से ज़्यादा हो तो लैम्डा जो है उसकी घट जाएगी। लाल रंग के लिए से बैंगनी रंग को हम दृश्य स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में रखते हैं। दृश्य के अतिरिक्त जो भी है वो अदृश्य स्पेक्ट्रम में आएगा। लाल रंग से ऊपर जो है वो अवरक्त में आएगा और बैंगनी रंग से नीचे का जो स्पेक्ट्रम आएगा वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं प्लांक की क्वांटम्स
परिकल्पना यानी प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक ने भी सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि विकिरण का जो उत्सर्जन होता है या अवशोषण वो कंटिन्यूअस होकर के ना होकर के ऊर्जा के निश्चित मात्रा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान से संबद्ध जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो एच म्यू होती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक है और म्यू जो है आवृत्ति होती है। अर्थात प्रकाश ऊर्जा एच म्यू, 2h म्यू और 3h म्यू हो सकती है। प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा जो होती है वो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक की इस फोटॉन परिकल्पना के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी। 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक की इस फोटॉन परिकल्पना के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी। आगे चलते हैं। द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे वो डी ब्रॉगली ने बताया कि द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है जबकि द्रव्य कणों में भी होती है। जो द्रव्य कण मैटर के कण होते हैं उनको पास भी द्वैती प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कण की प्रकृति। इसलिए इनको द्वैती प्रकृति कहते हैं। कोई गतिमान द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि जो है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तरंग की भांति कार्य करता है यानी व्यवहार करता है। आगे चलते हैं। गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबद्ध होती है। जब अगर कोई भी कण जो है गतिमान हो जाए तो वहाँ जो है तरंग का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंग कहेंगे और द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य भी कहेंगे। फोटॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है वो h/p होगा, जहाँ लैम्डा = h/mv हो जाएगी। द्रव्य तरंगें कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। वे चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल आवेशित कणों के उच्च आवृत्ति से कंपन करते पर ही उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। गतिमान अगर कोई भी कण गतिमान है यानी इलेक्ट्रॉन गतिमान ही होता है तो इसके लिए लैम्डा जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी h/√2m के, ये हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए ये हो जाएगा लैम्डा = h/2me/v। और अगर कोई तरंग है उसके लिए लैम्डा = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में। ये एंगस्ट्रॉम का है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और ये उसमें है। आगे चलते हैं। डेविसन और जर्मर का प्रयोग। डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था वो गतिमान कणों की तरंग की प्रकृति को ही डी ब्रॉगली परिकल्पना का सीधा सत्यापन था। इन्होंने ही इसका सत्यापन किया था, डेविसन और जर्मर ने। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, रिव्यू दें अपना, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और से और ज़्यादा जो है लोग जुड़ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।